नमस्कार न्यूज में हूँ आपके साथ तुलिका सिंह। देवभूमि मंथन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। कोटद्वार में सेना भर्ती चल रही है, लेकिन अब सेना भर्ती से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सेना भर्ती में शामिल होने आए 10 युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 10 युवकों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सेना भर्ती से पहले ही जिला प्रशासन ने जिले के 10 युवाओं की कोरोना रिपोर्ट सेना भर्ती में शामिल अधिकारियों समेत कोरोना चिकित्साधारी को भेज दी है। रिपोर्ट मिलते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया और उन्होंने भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही उन 10 युवकों को भीड़ से अलग कर दिया, जिन्हें कोविड केयर सेंटर कोड़िया में भर्ती किया गया। सेना भर्ती अधिकारी कर्नल विनीत वाजपेयी से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 5 बजे एंट्री पॉइंट काशीरामपुर तल्ला में सेना अधिकारियों की मौजूदगी में डॉक्टरों ने युवकों के साथ स्वास्थ्य जांच की। सभी युवक को आइसोलेट कर दिया गया है। ये 21 तारीख में रुद्रप्रयाग जिले का रेस थी, तो 20 तारीख की रात को ही हमको पता चल गया था कि एक लिस्ट मिली थी कुछ लड़कों की जिनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और जिनकी 21 तारीख को आने की संभावना थी। तो 21 तारीख को क्योंकि हमको खबर पहले ही मिल चुकी थी, तो इसलिए लड़कों को आइसोलेट करके यहाँ पे डॉक्टर्स को हैंड ओवर कर दिया गया, जिसके बाद ये आइसोलेशन में चले गए। और ये इसका बहुत बड़ा प्रूफ है कि ये देखिए सिस्टम पूरा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इन लड़कों के आने से पहले उनकी खबर हमको मिल गई थी और लड़के आइसोलेट समय रहते कर लिए गए। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। कड़ाके की सर्दी में भी किसानों के इरादे अडिग नजर आ रहे हैं। करीब 30 किसानों की मौत के मामले भी सामने आए हैं, जिनमें से ज्यादातर की मौत ठंड की वजह से बताई जा रही है। किसान नेता मृत किसानों को शहीद बता रहे हैं। भाजपुर में मृत किसानों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली में कृषि कानून के विरोध के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें, किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा के दौरान किसानों ने कहा कि वे डरने वाले नहीं हैं और आने वाले दिनों में किसान आंदोलन और तेज होगा। किसानों का कहना है कि जब तक किसानों की जीत नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। किसान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं किसान। हमें बड़ा दुख है कि इतने शहीद होने के बाद भी सरकार सोई हुई अभी भी सरकार की आंख नहीं खुलती। पता नहीं सरकार के मन में क्या है। सरकार तो बिल्कुल हिटलर बन गई। अब ये सरकार को सोचना चाहिए, जो किसान ठंड में वहाँ बैठे हुए हैं उनका क्या हाल होगा, क्या कर रहे हैं। मगर किसान हटेंगे नहीं जब तक जीत नहीं होगी। किसान वहाँ डटे रहेंगे। किसान का मनोबल और बढ़ रहा है। जो कह रहे हैं कि ये विधेयक सही है, वो हमारे दुश्मन है, वो मानते नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है? सारी दुनिया, सारे मुल्क, सारा देश ये कह रहा है कि ये विधेयक गलत है, ये काला कानून गलत है। सरकार को सोच लेना चाहिए। अभी भी किसान नहीं हटेंगे। ये संघर्ष जारी रहेगा, या साल भर लग जाए या 2 साल लग जाए। उत्तराखंड को अलग राज्य बने 10 से भी ज्यादा साल हो गए हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी लंबे समय से अपने मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन किया और मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलाने के साथ समान चिन्हीकरण की मांग को लेकर तहसील परिसर में नारेबाजी की। राज्य आंदोलनकारी महेंद्र रावत ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की वजह से उत्तराखंड अलग राज्य बनाया, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य आंदोलनकारी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जब तक आंदोलनकारी की मांगे पूरी नहीं होती, तब तक राज्य आंदोलनकारियों का प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारा यह है कि आज उत्तराखंड बने हुए 21 वर्ष हो गए। आंदोलनकारियों ने कभी यही नहीं मांगा था हमें सम्मान दो, पेंशन दो और हमारा चिन्हीकरण करो। जब इन सरकारों ने 20 वर्षों में ये प्रक्रिया शुरू कर दी, तो हमने कहा जो चिन्हीकरण है वो एक समान होना चाहिए। जैसे कई जिलों में, हमारे मैदानी जिलों में इन्होंने अखबारों के आधार पर चिन्हीकरण कर दिया। जो पर्वतीय जिले थे उनके लिए कहा कि तुम अपना एलआई रिपोर्ट लाओ, मेडिकल लाओ, जेल का लाओ और पुलिस फर्स्ट इन प्रोफेशन रिपोर्ट लाओ। तो हम चाह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में जो भी चिन्हीकरण है एक समान होना चाहिए। अहम मुद्दा है कि 21 सालों में
जो मुजफ्फरनगर के कांड के 12 केस उत्तर प्रदेश के विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं, उस पर कोई भी सरकार गंभीरता पूर्वक कार्रवाई नहीं कर पा रही है, जिससे कि दोषी एक एक करके बरी हो रहे हैं। हमारी मांग है कि समस्त सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाए, उन केसों को उत्तराखंड में ट्रांसफर करे और जो हमारे मृतक शहीद हैं उनको न्याय मिले। हमारा यह है कि आज उत्तराखंड बने हुए 21 वर्ष हो गए। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की गाड़ी पर छुरी फेंकने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री के गनर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर कांग्रेस लगातार ऐतराज जता रही है। अब पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने भी मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए मुकदमे को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। प्रेमानंद महाजन ने कहा कि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पर चूड़ी फेंकने के बाद सत्ता का दबाव बनाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। प्रेमानंद महाजन ने उत्तराखंड सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार जल्द से जल्द कांग्रेस पर किए मुकदमे खत्म नहीं करेगी तो कांग्रेसी सरकार पर उतरने को मजबूर हो जाएगी। आपको बता दें, कृषि बिल के समर्थन में बीजेपी ने रुद्रपुर में रैली का आयोजन किया था, जिसमें कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे शिरकत करने जा रहे थे। इसी दौरान गदरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री की गाड़ी पर चूड़ियां फेंककर विरोध जताया था, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कैबिनेट मंत्री के गनर ने मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा दर्ज होने के बाद से कांग्रेस मुखर होकर इसका विरोध कर रही है। हमारे भारतीय जो लोकतंत्र है, इसमें ये व्यवस्था है कि जो विपक्ष के लोग हैं सरकार की कमियों को उजागर करने के लिए विरोध करते हैं, और विरोध करने का तरीका वो धरना प्रदर्शन घेराव ये है। तो इसमें माननीय कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी का यदि उन्होंने विरोध किया, घेराव किया, चूड़ियाँ फेंकी, तो इसमें मुकदमा तो कहीं बनता नहीं। उन्होंने तो कोई हिंसा किया नहीं, ना उन्होंने वो उनको लाठी डंडे लेके मारने गए। भारतीय जनता पार्टी जो एक हिटलरशाही पार्टी है, इनकी जो नीतियाँ हिटलरशाही हैं, ये विपक्ष के सारे अधिकारों को ख़त्म करना ये चाहते हैं, इसलिए धड़ाधड़ मुकदमा किए जा रहे हैं। यदि चोरी फेंकना इतना बड़ा अपराध है, तो आज जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ये चूड़ियाँ इन्होंने भेंट की थी, ये करने गए थे कि नहीं? तो आज वो संसद में क्या कर रहे हैं? उनको भी तो जेल में होना चाहिए। हरिद्वार कोतवाली इलाके में ऋषिकुल के पास एक मासूम की हत्या का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक मासूम की लाश घर से कुछ दूर के एक मकान के कमरे में रस्सियों से बंधी मिली। मासूम के साथ दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और घर में तोड़फोड़ की, साथ ही मौके पर खड़ी कार और बाइक दो भी आग के हवाले कर दिया। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले में कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया। मिली जानकारी के मुताबिक मासूम अपने घर में खेल रही थी। इसी दौरान मासूम लापता हो गई। पुलिस ने मामले की जानकारी मायापुर चौकी को दी, जिसके बाद पुलिस ने घर के पास में ही बने मकान की तीसरी मंजिल से मासूम का शव बरामद किया। मामले में कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि जिन युवकों को हिरासत में लिया गया वे इस मकान में किराए पर रहते थे। बहुत ही दर्दनाक घटना है और मैं समझता हूँ जिस व्यक्ति ने घटना की है और उसको अंजाम दिया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। किसी भी कीमत पर उसको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। और आज इस घटना को लेकर पूरे शहर के अंदर आक्रोश है और पूरा परिवार जो है वो बड़ा दुखित है और हमें भी आज बड़ा अफसोस है। जिस व्यक्ति ने घटना की है उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने की हम बात करेंगे। देखिए, इससे जघन्य अपराध हो नहीं सकता है। उन लोगों को सरेआम फांसी पे लटकाना चाहिए। 11 साल की बच्ची जिस तरह से मैंने ऊपर देखा है, रस्सियों से बांध के कपड़ों के एक रैंक में बांध रखा था तरह से। और मैं पुलिस प्रशासन से भी और सरकार से भी मांग करता हूं, जो लोग इसमें शामिल हैं उनको सरेआम चौराहे पे फांसी दी जाए। तो आज लगभग जो है 8 बजे हमारे पास एक सूचना मिली थी
कि एक लड़की जो उसकी उम्र जो है लगभग 11-12 साल उनका खो जाने का, तो हमारा टीम तत्काल रूप से जो है कार्रवाई करने में लगी है। उसका जो है फिर हमने पूरा एरिया जो उनका लाश के साथ हमने तलाश किया, तो जो है उसमें जो है उनका बॉडी जो है उनका पास में जो घर है उससे हमने रिकवरी करी है। अभी जो है इसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए हमने आगे भेजा है और अभी एफआईआर कायम करके जो है आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, जैसा होगा मैं आपको अवगत कराऊंगा। रुद्रप्रयाग से स्कूल की जमीन पर कब्जे की खबर सामने आ रही है। आरोप लग रहा है कि नगर पंचायत ने स्कूल की जमीन पर कब्जा किया। मिली जानकारी के मुताबिक रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि में राजकीय इंटर कॉलेज को कृषि विषय के संचालन के लिए साल 1942 में दान दी गई थी। आरोप है कि करीब 90 नाली भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल का आरोप है कि ये कब्जा अगस्त मुनि नगर पंचायत ने करवाया है। आरोप है कि नगर पंचायत ने पहले इस जमीन पर अपने सफाई कर्मचारियों से सुअर पालन का काम करवाया और अब 50 लाख की लागत से रैन बसेरे का बनाने का काम प्रस्तावित किया जा रहा है। प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि जमीन पर बने बगीचे के पेड़ भी काट दिए गए। कॉलेज में पढ़ने वाले पुराने छात्रों की माने तो इस जमीन पर कभी कृषि विषय के प्रैक्टिकल होते थे। वहीं पूरे मामले में नगर पंचायत का कहना है कि इस जमीन पर नगर पंचायत ने रैन बसेरे के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा है। अगर ये जमीन इंटर कॉलेज की है तो कॉलेज को दस्तावेज दिखाने चाहिए। ये जो बगीचा आप देख रहे हैं इसको बहुत खटाल कहते हैं और ये इंटर कॉलेज जो अगस्तिनी है उसकी ज़मीन है उसके नाम की। पहले जब हम लोग यहाँ पढ़ते थे तो यहाँ कृषि कार्य होता था और यहाँ बहुत बड़ा बगीचा है आम अमरूदों का। यहाँ बच्चों को कृषि कार्य सिखाया जाता था, प्रैक्टिकल होता था। आज कृषि विषय ख़त्म होने से ये ज़मीन जो है बिल्कुल बंजर पड़ गई। यहाँ पर पूरे जो अमरूदों के बगीचे हैं, जो आम का बगीचा है वो बुरी तरह से ख़त्म हो गया है और धीरे धीरे यहाँ पर पूरे जो सूअर हैं, सूअर पालन का उद्योग यहाँ पे बढ़ गया है। और इंटर कॉलेज की जो ये ज़मीन है इसका जो है हमेशा यहाँ पर ये नुकसान हो रहा है। बहुत ही पीड़ादायक और चिंतनीय विषय है कि ऐसी बहुमूल्य ज़मीन जो संपत्ति राजकीय इंटर कॉलेज अगस्तिनी की थी वो आज बर्बाद हो गई है और इसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। विद्यालय के पीछे देख सकते हैं, यहाँ नदी के किनारे जहाँ कभी नदी बहती थी आपदा से पहले, उस क्षेत्र में जो यहाँ के सफाई कर्मी हैं, पर्यावरण मित्र जिनको कह रहे हैं, उनके द्वारा करीबन 500 से ज़्यादा सूअर पाले हुए हैं। विद्यालय की 90-92 नाली जमीन है हमारी जो विद्यालय के नाम पे है। बगीचा था विद्यालय का पहले, अभी भी कुछ पेड़ हैं वहाँ। उन सूअरों के द्वारा वो सारे तहस नहस किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि सुबह जब मैं 8:30-9 बजे विद्यालय आता हूँ तो इस परिसर में भी सूअर, यहाँ 30 और 40 सूअर लगभग डेली देखे जाते हैं। सुबह आने के बाद एक बार उनको भगाने का ही काम करना पड़ता है। तो ये पूरे नगर पंचायत के स्वच्छकार इनके द्वारा सूअर पाल करके तमाम पूरे जो विद्यालय का बगीचा कभी होता था, ये ज़मीन 1943 से इस विद्यालय के कब्जे में है, जो वर्तमान समय में नगर पंचायत के द्वारा हमारी ज़मीन न बता करके उस पर कब्जा किया जा रहा है। रुड़की में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। मामला सिविल लाइन कोतवाली के लाल कुर्ती इलाके का है, जहां नकाबपोश बदमाशों ने एक महिला वकील को गोली मारकर घायल कर दिया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। घायल महिला के परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल महिला का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल महिला खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। अभी 9:45 बजे रात्रि में जेबा खान जो लाल कुर्ती की रहने वाली हैं, इनके भाई के द्वारा कंट्रोल रूम को सूचित कराया गया कि उनकी बहन जेबा खान को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारी है। इन महिला को इनके परिजनों के द्वारा लाकर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो अभी प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ है कि गोली इनके पेट के पास से निकली हुई है, किनारे से छूते हुए, और जो खतरे से बाहर हैं। इनके द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एक तहरीर दी गई, जिस संबंध में अभी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र के नैनी डांडा और इकड़ी खाल विकास खंड के लोगों को जल्द ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर से गुजरने वाली और 12 वर्षों से बंद पड़ी मैदान रामनगर कांडा ढीकला मार्ग को खोले जाने की मांग अब पूरी होने जा रही है। 25 दिसंबर को वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत इस मार्ग का उद्घाटन करेंगे। वहीं वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा 2008 में लैंडस्लाइड के कारण यह मार्ग बंद हो गया था।
क्षेत्रीय जनता लगातार इस मार्ग को खोलने की मांग कर रही थी। 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद यह मार्ग खुलने जा रहा है। पहले ढिकाला जाने के लिए पर्यटकों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। इस मार्ग से खुलने के बाद अब 50 से 60 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी, जिसका सबसे ज्यादा लाभ कोटद्वार और लैंसडाउन विधानसभा की क्षेत्रीय जनता को मिलेगा। यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं क्षेत्रीय जनता भी इस मार्ग को खोले जाने को लेकर खुश नजर आ रही है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता BL मधवाल ने कहा कि क्षेत्र की जनता की बहुत लंबे समय से इस मार्ग को खोले जाने की मांग थी, जो स्थानीय विधायक दलित महंत और वन मंत्री हरक सिंह रावत के अथक प्रयासों के बाद 25 दिसंबर को पूरी होने जा रही है। इस मार्ग के खुल जाने से यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और इस क्षेत्र का विकास होगा। इस संबंध में ये हमारे इस क्षेत्र की जो है मैदाबन और रथवा डाब जो है ये बहुत पुरानी मांग थी और ये कई बार इसके खोलने के प्रयास हुए और क्षेत्र की जनता ने भी इसको काफ़ी दिनों से ये मांग उठाई जा रही थी। तो इस संबंध में मैं जो है माननीय वन मंत्री जी से मिला और अपने क्षेत्रीय विधायक हमारे जो है दलीप रावत जी जो है, तो दोनों लोगों के द्वारा जो है इस पे सहमति करके और दिनांक 25 तारीख को जो है हमारे ये दोनों मार्ग जो है पर्यटकों के लिए खुलने जा रहे हैं। जो हमारे क्षेत्र के जो बेरोजगार और क्षेत्र की जनता है उसमें इस बात को लेके अब पुनः एक बार जो है आशा जागी है कि और वो लोग सब लोग जो है बड़े खुश हैं। तो 25 तारीख को ये माननीय वन मंत्री जी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। देखिए मैदाबन भी हम बहुत जल्दी मैदाबन और से दुर्गा देवी गेट खोलने जा रहे हैं और 25 तारीख को 11 बजे कांडा, रथवा ढाब, कांडा और ढिकाला हम खोलने जा रहे हैं और उस बड़ा कार्यक्रम के माध्यम से मैं स्वयं जाऊंगा। माननीय दिलीप रावत जी वहाँ के विधायक जी रहेंगे और एक बड़ा कार्यक्रम और ये 20 साल के बाद 2008 में इस कांडा ढिकाला के बीच में और रथवा ढाब के बीच में लैंडस्लाइड होने के बाद ये रास्ता बंद हो गया था और अब ये सौभाग्य मुझे मिला है। मैं पिछले 1 साल से कोशिश कर रहा था, राज्य सरकार से भी और कॉर्बेट फाउंडेशन से हमने इस रास्ते के जीर्णोद्धार के लिए धनराशि दी है और अब 25 तारीख को गढ़वाल के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य मैं सोचता हूँ और विशेष करके जो दिल्ली से जो टूरिस्ट ढिकाला जाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है और उनके लिए एक निश्चित रूप से, क्योंकि दिल्ली से ढिकाला जाना 265 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर कोटद्वार और 65 किलोमीटर यहाँ से ढिकाला है, जबकि रामनगर के रास्ते लगभग 305 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर रामनगर है और वहाँ से 54 किलोमीटर रामनगर से धनगढ़ी होकर ढिकाला है। तो एक मैं सोचता हूँ लगभग 50 किलोमीटर की दूरी दिल्ली से ढिकाला की कम हो जाएगी कांडा के रास्ते। तो एक बहुत बड़ा मैं सोचता हूँ ये एक हमारी सरकार का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे कोटद्वार के रास्ते जो ढिकाला लोग जाना चाहते हैं एक बहुत बड़ी मैं सोचता हूँ कि उपलब्धि ये हो जाएगी। उत्तराखंड वासियों के वन अधिकारों को लेकर मुखर वन अधिकार आंदोलन के प्रणेता और उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने हल्द्वानी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वन क्षेत्र वासियों को उनके हक हकूक से वंचित करना उनके साथ अन्याय है, लिहाजा उनके हितों को ध्यान में रखते हुए सरकारों को जंगलों के कानून में उनके लिए संशोधन करना आवश्यक है ताकि वो भी अपना जीवन सरलता और सहजता से जी सके। किशोर उपाध्याय ने कहा कि बिजली पानी हमारा वन अधिकार है क्योंकि यह हमारे हक हकूक का हिस्सा है। इसी तरह हमारे वन अधिकारी की 9 प्रमुख मांगे हैं जिनमें बिजली पानी सहित प्रत्येक परिवार को सिलेंडर और घर बनाने के लिए रेता, बजरी और लकड़ी का हक हकूक सहित जानवरों के हमले में मौत होने पर न्यूनतम 25 लाख क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। इसके अलावा वन अधिकारी की भी मांग है जिसको लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं।
देवभूमि मंथन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।